हेलो बच्चों, आशा है आपको एसएस के टॉपिक अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो आज हम हमारे एसएस का टॉपिक नंबर 7 टेम्परेचर क्लाइमेट ग्रासलैंड के बारे में जानेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड जैसा कि नाम से ही हम परिचित हो जाते हैं कि जहाँ सिर्फ हमें घास ही घास दिखाई दे। और टेम्परेट क्लाइमेट उन जगह का होता है जो इक्वेटर से न तो बहुत ज़्यादा दूर और न बहुत ज़्यादा पास। टेम्परेट का मतलब न तो बहुत ज़्यादा गर्म न बहुत ज़्यादा ठंडा। तो ग्रासलैंड का जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट टाइप का है और यही हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ओपन यूर एसएस बुक। हमने देखा कि बुक में हमको वर्ड में मैप में जहाँ जहाँ पर जो ग्रासलैंड पाए जाते हैं वो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। There are some part in the world which have extreme climate. The summer there are hot and winter cold. Some of them may be receive sufficient rainfall. In such region only grasses grow. Most of such grasslands are found in the temperate zone. These grasslands are called by different name in different continent. The South America grassland are pampas. The Australian grassland are known as dunes. The Russian grassland are called steppes. The South American grassland are called the fields. इस पैराग्राफ में आपने देखा कि वर्ड्स का जो क्लाइमेट है वर्ल्ड का वो सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडी है, कुछ जगह जो सफिशिएंट रेन को प्राप्त करते हैं और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ घास ही उगती है। जो ग्रासलैंड है वो ज़्यादातर टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। ये जो ग्रासलैंड है वो हर एक कॉन्टिनेंट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि हम उन्हें साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड जो हैं उन्हें हम पैम्पाज के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों को ड्वान्स की, रशियन जो ग्रासलैंड है वो स्टेपीज के, और साउथ अफ्रीकन जो ग्रासलैंड हैं वो फील्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इनके जो कॉमन फीचर्स हैं ग्रासलैंड के वो इस तरह से हैं कि ये ज़्यादातर मैदानों में पाए जाते हैं, पर्वतों पर, माउंटेन्स पर नहीं। यहाँ पर आपको ट्री बिल्कुल भी नहीं मिलते और जो ग्रासलैंड है उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड का एरिया कवर किया हुआ है। The treeless grassland of the United States of America are called the prairies. Prairies is a French word which means meadows of grassland. Before the settlement of European, this region was the grazing ground of the herd of bison. There are a number of differences between the grassland of the northern hemisphere and those of the southern hemisphere. इस पैराग्राफ में आपने जो समझा कि ये यूनाइटेड अमेरिका के जो ग्रासलैंड पेड़ों जहाँ पर पेड़ नहीं पाए जाते उन ग्रासलैंड को पैरीज के नाम से जाना जाता है। जो पैरीज है एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है कि जानवरों के चरने के लिए बनाई गई जगह। जब यूरोपियन सेटलमेंट नहीं हुआ था उससे पहले जब यूरोपियन लोगों ने अपने जानवरों यूरोपियन प्रजा से सेटलमेंट होने से पहले इन लोगों ने अपने जानवर बाइसेंस के चरने के लिए ये ग्राउंड बना रखे थे। अब हम जानेंगे कि जो ग्रासलैंड जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है और जो साउथर्न हेमिस्फीयर में है उनमें क्या अंतर है। टर्न योर पेज। During winter month, the northern part of the grassland are covered with snow, but in the southern hemisphere there is no snow. कि जब सर्दियों के मौसम में जो नॉर्थन पार्ट के ग्रासलैंड है वो पूरी तरह स्नो से ढक जाते हैं, पर जो साउथर्न की तरफ के हैं वहाँ पर बिल्कुल भी स्नो दिखाई नहीं देता। लोकेशन The prairies are the grassland of North America.
These are flat land without tree, located away from the sea. These grasslands are between the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the north, and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the south. They are located in the central part of the North America. Few prairies remain untouched by human activity. The region is an endless flat plain with no big tree in this side. The prairies, which were once covered with thick grass, are now the biggest wheat growing region in the world. इस पैराग्राफ में उसने आपको बताया कि जो नॉर्थ अमेरिका के जो ग्रासलैंड हैं, जो पेरीज के नाम से जाने जाते हैं, वो कहाँ पर स्थित हैं। वो ट्रॉपिक और कैंसर और आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में स्थित हैं। इन मैदानों की आपको सबसे ज़्यादा खासियत क्या मिलती है कि यहाँ पर आपको बड़े पेड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, और फेरीज ने जो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है घास से आपको ढका हुआ मिलेगा। लेकिन आज के ज़माने में फेरीज एक बहुत बड़ा विश्व का गेहूं उत्पादक क्षेत्र के नाम से भी जाना जाने लगा है। क्लाइमेट, दिस ग्रासलैंड हैव ए टिपिकल क्लाइमेट। टिपिकल मतलब आमतौर पर एक जैसा ही। दे आर वेरी हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. The area receive moderate rainfall mostly during spring, and this region being situated away from the sea in the interior of the continent. The climate here is little affected by the sea. As a result, the summer are suitable for the growth of grass. जैसा कि आपने देखा कि यहाँ का समर जो है बहुत ज़्यादा गर्म और विंटर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। बरसात जो है वो स्प्रिंग के मौसम में पाई जाती है। ये एरिया समुद्र से काफ़ी दूरी पर अंदर की ओर स्थित हैं, इसलिए समुद्र इनके क्लाइमेट को ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाता। यही कारण है कि गर्मी में ये जो मैदान जो हैं वो घास के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल बन जाते हैं। वेजिटेशन, ग्रेजी मीडो ऑफ पेरीज स्ट्रेच ओवर 100 of kilometers. Trees are not seen expected along the river. The grass grow quickly in spring and change to hay in autumn. The grasslands are short and grew in cluster. Once the European settlers are using this grassland and grazing ground, but today they are made into farmland. Corn is produced in a eastern part, wheat is the central part, and the western region is for cattle rearing. The Missouri and the Mississippi River provide irrigation facilities. Trees such as willow, elder and polar are found the bank of the river. जो पेरीज के घास हैं वो लगभग 100 किलोमीटर के एरिया तक में फैले हुए आपको दिख जाते हैं। यहाँ पर पेड़ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते, और यही कारण है कि घास जो है वो स्प्रिंग में बहुत जल्दी से उग जाती है और ऑटम आने पर वो अपना बदल भी लेती है, अपना रूप बदल भी लेती है। जो यूरोपियन सेटलमेंट होने से पहले जो ग्रासलैंड थे, आज के टाइम में वो फार्मलैंड में बदल चुके हैं। जो कॉर्न जो है वो इस पार्ट की मुख्य फसल है, जो वीट है वो सेंट्रल पार्ट की है, और जो वेस्टर्न एरिया रीजन्स है वो कैटल के रियरिंग के लिए रखा गया है। मिजूरीज और मिसिसिपी इनकी मुख्य नदी है जो कि इरिगेशन के काम लगती है। विलोव एक तरह के नदी के पास उगने वाले नेतर के पेड़ जो कि वहाँ के मुख्य हैं। एल्डर और पोलार हैं जो नदी किनारे उगने वाले कुछ पेड़ हैं, वो मिसिसिपी और मिजोरी रिवर के आसपास आपको दिख जाते हैं। एनिमल लाइफ, एनिमल्स कौन कौन से वहाँ पाए जाते हैं वो इस पैराग्राफ में हम समझेंगे। एनिमल लाइक डियर, हॉर्स, डॉग, वॉल्स एक्सेट्रा are found here. Domestic animals such as goat, sheep, cow, bullocks, horse, donkey are numerous because of the green pasture. The bird found in the grassland are plant and seed eater. Bustard, falcon,
hawk, owls, and eagle are the common birds of prey. Other predators include rattlesnake and bull snake. Grasshopper, leafhopper, and spider are the insect found here. जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पर जो एनिमल्स हैं, डियर, हॉर्स, डॉग, सब पाए जाते हैं, और घरेलू पालने वाले बकरी, शीप, काऊ, डोंकी ये बहुत ज़्यादा मात्रा में दिख जाते हैं, क्योंकि उन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में हरी घास मिल जाती है। जो ज़्यादातर बर्ड्स हैं वो प्लांट और सीड ईटर के, वो बीज खाने वाले होते हैं, और जो दूसरे बड़े बर्ड्स हैं वो इन छोटे पक्षियों के शिकार पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ये कुछ ईगल्स, फॉल्कन और ये भी वहाँ आपको मिल जाते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल। Life of the people. The European settlers made this grassland into farmland. These farmlands are vast, covering large area we find farmers living with their families on the farmland. Some workers also live here. Homes seated are constructed for the families of the farmer and their workers. These are separate shed for cattle and farm मशीनरी। जो यूरोपियन सेटलर्स हैं, अब उन्होंने ग्रासलैंड को फार्मलैंड में बदल दिया है। ये फार्मलैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत लार्ज एरिया में फैले हुए हैं। जो फार्म्स में काम करने वाले लोग और उनकी परिवार जो है वो फार्मलैंड में ही रहते हैं, इसलिए वहाँ पर उनके रहने के लिए उनकी फैमिली और वह जो फार्मर में काम करने वाले लोग वर्कर हैं उनके लिए वहीं फार्मलैंड में ही घर बना दिए गए हैं, और उन्होंने अपने जानवरों और फार्म में काम आने वाली मशीनरी के लिए भी अलग शेड बनाए हैं। As the farmlands are used, big machines are used to do the work in the farm. This machine do the plugging, sowing, repairing, threshing, and the winnowing. These big machines also helped in storing the food grain in the big storage bins called silos. Wheat is the main crop grow here. The other important crop grow in the prairies are corn, barley, year, oats, and other nutrition grasses. This which produced in the farmland meets the food requirement of the whole population and also get exported to another countries. These prairies are known as the wheat basket of the वर्ल्ड। जो कि फार्मलैंड जो हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, अब वहाँ मशीनों से भी काम होने लगता है, और खेती से संबंधित जो सब काम है वो मशीनों की मदद से ही किए जाने लगे हैं। जो मशीनें काम के साथ साथ फूड को स्टोरेज करने के लिए जो साइलोज यानी एक तरह का भूगर्भ कमरे जो अनाज को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं, वो भी मशीनों की हेल्प से ही भरने लगे हैं। जो वीट है यहाँ का मुख्य क्रॉप है, और जो कुछ अलग इम्पोर्टेंट क्रॉप्स हैं वो कॉर्न, बेरी, ओट्स और दूसरी तरह की ग्रासेस हैं। यहाँ पर उगने वाला जो गेहूँ है वो फार्मलैंड की सब ज़रूरियातों को पूरा कर देता है, और फिर भी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ की जो पेरिस है वो व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। द ओपन लैंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेरिस इज हिली। द सॉइल is not suitable for cultivate of crops. Only grass can grow here. These places are used for cattle rearing. The animal are grazed in the open grassland. These cattle grazing areas called ranches. People rear cattle mainly for beef. Very big cattle farm are developed here. The animal are transported to slaughter houses in rail cars specially made for the purpose. The slaughterhouse are located in the cities. Chicago is the main center for the
slaughtering animals. Beef is the staple food of the American. It is produced in large quantity for consumption and for export of European countries. Cattle are also reared for the purpose of milk and its products like butter, cheese, etc. There are big dairy farm for moderate facilities. The milking of cow is done with machine. The manual labor was generally got replaced by machine. Very few people live in the Paris nowadays. जैसा कि हमने देखा कि जो वेस्टर्न पार्ट की पेरीज हैं वो बिल्कुल भी कृषि के कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ घास उगती है और इसीलिए वो कैटल रियरिंग के लिए वो जगह काम में आती है। जो इसके अलावा अमेरिकन जो लोग हैं उन्होंने कैटल को बीफ के लिए बहुत ज़्यादा वो उनको पालते हैं और जो इसीलिए बिग कैटल फार्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। स्लाटर कहते हैं कि पशुओं कत्ल खाना जहाँ पर पशुओं को मार दिया जाता है। जो शिकागो है वो पशुओं को मारने का सबसे बड़ा मेन सेंटर है स्लैटरिंग का। और जो अमेरिकन लोगों का मेन स्टेपल फूड है वो बीफ ही है और इसे यूरोपियन कंट्री में भी एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे पर्पज़ के लिए भी कैटल को पाला जाता है, उनके दूध के लिए, बटर और चीज़ के लिए। इसलिए यहाँ पर बड़ी डेयरी फार्म भी आपको दिखाई दे जाते हैं। लेकिन अब पशुओं को पालने और मिल्किंग का काम मशीनें करने लगी है। ज़्यादातर मशीनों ने मैनुअल लेबर को रिप्लेस कर दिया है। ज़्यादातर काम मतलब मशीनों से ही होने लगता है। यही कारण है कि आज के दिनों में हमें फेरी में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। The Peris are well known for minerals. Lignite, coal, mineral oil are found in abundance. Ore crushing factory or oil refinery has been established. The major industries of the Peris are meat packing factories and flour mills. The lives of people are improving due to scientific and technological achievement. However, the living style of people is mainly influenced by the climate condition of the region. जो पेरीज है वो मिनरल्स के लिए भी बहुत ज़्यादा मात्रा में जानी जाती है। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिनरल्स दिख जाते हैं, जैसे लिग्नाइट, कोयल, ऑयल है जो बहुत बड़ी मात्रा में आपको यहाँ मिल जाते हैं। इसीलिए यहाँ ऑयल रिफाइनरिंग की फैक्ट्रियाँ भी स्थापित हो चुकी है। ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है वो मीट पैकिंग और फ्लोर मिल्स के रूप में जानी जाती है। और लोगों का जो लाइफस्टाइल है अब वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट आने की वजह से इम्प्रूव होने लगा है। पर हमने इस चैप्टर में ये देखा कि लोगों का जो लाइफस्टाइल है वहाँ के क्लाइमेट पर कैसा, वहाँ का क्लाइमेट उनके लाइफस्टाइल को कैसे इन्फ्लुएंस करता है और इफ़ेक्टेड करता है। यहाँ पर आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आइए एक बार हम फिर दोहराते हैं कि इस चैप्टर में आपने क्या समझा। तो लेट्स रिकॉल कि पेरीज आर ट्रीलेस ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका। दीज ग्रासलैंड हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर. They are located far away from the sea in the central part of North America. Prairies are the largest farming area. Wheat is the main crop produced. The prairies are called wheat basket of the world. Ranches are places meant for cattle rearing. Cattle supply beef and milk produce. Farming and cattle rearing is done by machine. The lives of people have changed a lot due to scientific achievement. आशा है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से दोहराने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश
कीजिए। थैंक यू।